नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है एक आपके फेवरेट से चैनल विद्या ज्ञान में। हिंदी व्याकरण एवं रचना का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है समास, जिसको आज हम उसी महत्वाकांक्षा के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसी और चीज को पढ़ने से पहले क्यों ना हम सबसे पहले समास के भेदों को और समास के बारे में एक हल्की सी जानकारी जान ले रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन समास के 6 भेद जानने से पहले क्यों ना हम समास के बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना एक स्वतंत्र शब्द, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समास को संक्षिप्तीकरण भी उसे कह सकते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए एक परिभाषा लिखी ले रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास को हम संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं, बहुत सी किताबों में संक्षिप्तीकरण भी बोला जाता है। आइए हम इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर दया का सागर है, जैसे दया का सागर। अब यहां पर हम इतना लंबा लिखने की बजाय इसको यही तो लिख सकते हैं, दया दया सागर। पेन चेंज कर ले रहा हूं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दया सागर। संक्षिप्तीकरण हो गया। यही समास है। इसके 6 भेद हैं। एक द्वंद्व समास है, एक द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं, जिनको हम आज आवश्यकता के अनुसार, इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार में पढ़ाएंगे, और जो थोड़ा परीक्षा के अनुसार कम महत्वपूर्ण है उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुव्रीहि समास है। तो आइए सबसे पहले हम क्यों ना द्वंद्व समास को ही देख लेते हैं। द्वंद्व समास की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि जिस समास में, ब्लैक पेन लेता हूं, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान हो, ऐसे समास को द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि एक ऐसा समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हो, प्रधान हो, यानी कि उन दोनों का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पूर्व पद और उत्तर पद को समझने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। जो नए पढ़ने वाले हैं समास को, उन्हें अक्सर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनको पूर्व पद और उत्तर पद का आभास नहीं होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, माता पिता। अब इसको हम माता और पिता लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, देखिए जो ये वाला पद है, फर्स्ट वाला पद है, इसको हम पूर्व पद बोलते हैं, और ये सेकंड वाला है, इसको उत्तर पद बोलते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें और शब्द का विलोप होता है, इसको हम संयोजक शब्द भी बोलते हैं। और आप कहीं कहीं ऐसा भी प्रश्न देख सकते हैं जिसमें यह बोला गया हो कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें संयोजक शब्द का लोप होता है, तो आप निसंदेह द्वंद्व समास को ही बोलिएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे भाई बहन। जब इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन, राजा रानी, ये कुछ इसके साधारण से एग्जाम्पल हैं। और ये मुझे लगता है कि सरलतम जो 2-3 समासों में से एक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास। इसमें क्या होता है कि पूर्व पद वो तो संख्यावाचक होता है, और जो उत्तर पद होता है यानी कि सेकंड वाला, वो होता है प्रधान, यानी कि मुख्य होता है। आपको अगर कहीं परिभाषा लिखने के लिए आए तो आप निसंदेह इस परिभाषा को लिखिएगा कि द्विगु समास उस समास को बोलते हैं जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। क्यों ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नवरत्न है, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नव माने 9, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। देखिए, अब देखिए जो नव है इसमें, ये क्या है, पूर्व पद है, ये इसमें संख्यावाचक, और रत्न है।
अगर मान ली केवल हम न लिख दें तो उसका कोई मतलब नहीं हो, लेकिन रत्न जब साथ में लिखा है ये एक प्रधान है, किसी की तरफ इंगित करता है कि कौन सी चीज का समूह है। यानी कि जो उत्तर पद है, दूसरा पद है वो प्रधान है, और पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाचक। इसी प्रकार आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, त्रिभुवन। त्रिभुवन है, 7 मंजिल है, 7 मंजिल, दोपहिया है, दोपहिया यानी कि 2 पहियों का समूह, दोपहर है, 2 पहरों का समूह। देखिए इनमें क्या है, सारे के सारे में पूर्व पद संख्यावाचक, जितने में भी आपको पूर्व पद जो है संख्यावाचक लगे तुरंत आप द्विगु समास करिएगा। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है बहुब्रीहि समास में और द्विगु समास में, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि संख्यावाचक महसूस होती हैं पूर्व पद, लेकिन उसका अंतर हम बहुब्रीहि समास पर जाकर आपको निश्चिंत कर देंगे। आप निसंदेह द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को पहचानने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है। यानी कि यहां पर लिख दे रहा हूं, पूर्व पद विशेषण होता है और जो उत्तर पद है वो विशेष से होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद, यानी कि हम ऐसे कहीं परिभाषा लिखने को पूछ रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ऐसा समास जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष से होता है, उस समास को हम कर्मधारय समास बोलते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल से एक चीज और ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि जो उत्तर पद है ये प्रधान भी होता है, इसमें विशेष के साथ साथ प्रधान भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं नीलकमल। इसको बोलते हैं नीला है जो कमल। इसको जब हम खोलेंगे तो यही तो होगा। अब इसी में हम समझ लें कि देखिए पूर्व पद क्या है, विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, जिस चीज जो चीज विशेषता बताती है। ठीक है, विशेषता बताने वाला जो भी शब्द है उसको हम विशेषण बोलते हैं, और जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष से बोलते हैं। तो देखिए कमल कैसा है, नील कमल, यानी कि नीला है, तो नीला इसमें विशेषण हो गया। कमल किसकी, ये विशेष हो गया। तो यही है, क्या है, इसमें पूर्व पद क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसमें कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं काली मिर्च। काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई है, यानी कि पूर्व पद विशेषण हो गया, आसानी से हो गया, क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमुखी भी है इसका एक एग्जाम्पल, चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली, इसमें भी एक कंपैरिजन किया गया है, इसमें कंपेयरिंग भी होता है कर्मधारय समास में। चंद्रमुखी महात्मा है, महान है आत्मा जो महात्मा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे तुरंत आपको महसूस हो जाएगा कि ये कर्मधारय समास। सिर्फ आपको इस बात को याद रखना है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। अब हम अव्ययीभाव समास को देखेंगे। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि जिस समास का पूर्व पद क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय है एवं उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। अब प्रश्न आया अव्यय क्या होता है, तो संक्षिप्त में इस बात को समझ लीजिए कि आपने जैसे अभिकारी शब्द और विकारी शब्द पढ़ा होगा। विकारी शब्द क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन इत्यादि को चेंज करने पर उन शब्दों का भाव चेंज हो जाता है, मतलब अर्थ चेंज हो जाता है। लेकिन अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें कोई किसी भी चीज का चेंज किया जाए, चाहे वचन हो चाहे लिंग हो, कोई भी चीज चेंज करो आप, वो चेंज नहीं होते, उन्हीं में से अव्यय होते हैं, यानी कि अभिकारी शब्द भी आने को बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अनुसार शब्द को मानते हैं। अनुसार का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग। अगर आप अनुसार में लिंग चेंज करिए चाहे वचन चेंज करिए, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अव्ययीभाव समास को समझेंगे। जैसे क्या है, यथास्थान। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसका मतलब होगा स्थान के अनुसार। अब इसका जो क्या है, ये पूर्व पद जो है इसमें क्या हो गया, अव्यय हो गया, और ये क्या, ये प्रधान है, यथा स्थान। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है, रातों रात, यानी कि रात ही रात। एक और आपको महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि जितने भी एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जिनके बीच में ऐसा डैश लगा हुआ है, इसको हम रात और रात तो बोल नहीं सकते, रात ही रात। जैसे क्या है, मन ही मन, कहीं ना कहीं, या फिर बीचों बीच, सरासर, सरासर, बीचों बीच,
ऐसे जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसके बीच में और नहीं आ सकता लेकिन डैश है, वो आप निसंदेह अव्ययीभाव समास ही करिएगा। इसके अलावा 2-3 और एग्जाम्पल हैं, जैसे यथास्थान है, आपने बता दिया, आजीवन है, यथा समय है, आजीवन भी है यानी कि जीवन भर, आजीवन, इसका मतलब क्या होता है, जीवन भर। ये कुछ अव्ययीभाव समास के मुख्य मुख्य उदाहरण थे। बहुब्रीहि समास को देखते हैं। बहुब्रीहि समास के अंदर क्या होता है, अगर हम इसको मोटा मोटा बोलें यानी कि ऐसे ही एक कॉमन सी परिभाषा बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे पद का अर्थ निकलता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हमको इसको किताबी भाषा में बोलें तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समास जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे पद का बोध होता हो। दोनों पदों के माध्यम से, यहां पर लिख ले रहे हैं, 1 मिनट ब्लैक पेन लेता हूं, दोनों पदों के माध्यम से तीसरे पद का बोध होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ है यानी कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि एक तीसरा पद निकल के आया, वो क्या है, शिव जी, भगवान शिव, यही हुआ ना। अब एक चीज इसमें देखने वाली बात ये कि देखिए पूर्व पद इसमें क्या है, विशेषण है और उत्तर पद प्रधान भी है, बावजूद इसके हमने कर्मधारय समास क्यों नहीं कर दिया। देखिए कोई भी समास ऐसा है जिसमें उत्तर पद विशेषण है और अगला पद ये वाला है जो ये प्रधान है, तो हम उसको कर्मधारय समास तब तक नहीं करेंगे जब तक इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता। अगर इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो हम इसमें कर्मधारय समास कर सकते थे, लेकिन निसंदेह देखिए आप इसमें एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको कर्मधारय समास नहीं कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, उधर माने पेट, कौन हो जाएगा, गणेश, ये हो गया। ऐसी एक गिरिधर एग्जाम्पल है, तो गिरि को धारण करने वाले, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिलोचन मान लो, त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो इसको ये पहला देखिए संख्यावाचक पद निकल के आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको द्विगु समास करते हैं, लेकिन इसमें द्विगु समास हम नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि उसका एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, अगर इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो हम इसे बहुब्रीहि समास में न रखकर द्विगु समास में कर देते, लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, तीन जिसके नयन है, तीन नयन है यानी 3 लोचन है जिसके, कौन है, भगवान शिव, एक इधर है, एक इधर और एक इधर है उनका, भगवान शिव का, तो कौन है, शिव जी। ये कुछ एग्जाम्पल इनके महत्वपूर्ण थे। अब हम तत्पुरुष समास को डिटेल में देखेंगे, जो इन जनरल कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को और पहचान करने में बहुत ही वो परेशान हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो गॉड होता है, यानी कि सेकेंडरी होता है, लेकिन जो उत्तर पद होता है प्रधान होता है। इसके 6 भाग हैं जो कारकों के आधार पर हैं। हालांकि कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके मुख्यतः जो कर्ता कारक है और संबोधन कारक है उसको अंत में मतलब हटा दिया गया, उसको नहीं लिया गया, क्योंकि हे अरे वगैरह इसमें यूज नहीं हो सकता, ने भी यूज नहीं हो सकता, इसीलिए इसके 6 भाग हैं जो कि इस प्रकार हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको हम सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। कर्म तत्पुरुष है। अब एक चीज और ऊपर वाले में ध्यान रखना कि इसमें परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग, परसर्ग क्या है, कारक है ये, जैसे को है, से के लिए है, से है, का, की, रे और मैं पे, ये इत्यादि हैं। तो आपको ये प्रश्न भी पूछा जाए कि कौन से समास में परसर्ग का लोप होता है, तो आप तुरंत तत्पुरुष समास बोलिएगा। आइए कर्म तत्पुरुष के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मतदाता, मतदाता यानी कि मत को देने वाला, मतदाता हो गया। ऐसी एक
और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला यानी गर्दन को काटने वाला। अब करण तत्पुरुष समास को देखते हैं। इसमें क्या है, से, इसमें से का लोप होता है। से का देखिए यहाँ पे भी लोप हुआ है और से का लोप इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें क्या है, मिलने के संदर्भ में है, और इसमें क्या है, अलग होने के संदर्भ में है, किसी से अलग, यानी कि पेड़ से आम गिरा एग्जाम्पल के तौर पर, और ऊपर से पानी आ मिला, ये एक मान लीजिए कर्ण तत्पुरुष है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। कर्ण तत्पुरुष की कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं, जैसे कि जन्मजात है। जन्मजात, जन्मजात का मतलब यानी कि जन्म से ही उत्पन्न है, कह देते हैं ना कि ये जन्मजात बीमारी यानी जन्म से ही उत्पन्न। इसमें ये हटा दीजिएगा, जन्म से उत्पन्न, देखिए इससे शब्द आगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, मुंह मांगा यानी कि मुंह से मांगा। अब अपादान तत्पुरुष देखते हैं, इसमें भी सॉरी ये वाला इसमें गलत हो गया, संप्रदान जन्मजात, ये लिखिए, ये जन्म, जन्म से आत, मुंह मांगा, से वाला बता रहे थे ना। अब संप्रदान तत्पुरुष के लिए एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे सत्याग्रह है, सत्याग्रह है तो सत्य के लिए आग्रह। ऐसे एक और एग्जाम्पल है हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। अब अपादान तत्पुरुष देखते हैं। अपादान तत्पुरुष में भी, इसमें भी से शब्द का लोप होता है। इसमें जैसे धनहीन है, धनहीन, धन से हीन, इसको हम जब खोलेंगे तो धन से हीन, ये इसमें अपादान तत्पुरुष है। और सत्याग्रह इसका ऊपर वाले का था। अब अपादान तत्पुरुष में धन से हीन। एक और है जैसे जन्मांध है, जन्म से अंधा, और भयभीत, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा और भयभीत, भय से भीत। एक एग्जाम्पल और है जिसमें काकीरे, संबंध तत्पुरुष में छिपा होता है, काकीरे, का की, ये रे नहीं आएगा, सॉरी, का की के आ जाएगा। ये रारी रे उसमें कारक में आता है, लेकिन ये संबंध तत्पुरुष के अंदर रारी रे नहीं आएगा, का की के का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम का सागर आप लिख लेना भारत रत्न, भारत का रत्न, ये एग्जाम्पल हो गया। अब अधिकरण तत्पुरुष में हम देखते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में और पर ये परसर्ग का लोप देखने को मिलता है। जैसे नीति निपुण, इसको हम अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा नीति में निपुण। और एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, पर वाला घुड़सवार, इसको क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। ये भी क्या है, एक अधिकरण तत्पुरुष का जो है एग्जाम्पल है। कैसा लगा आपको समास पढ़ के, ये आप जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी हिंदी व्याकरण से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित आपको किसी भी जानकारी की जरूरत हो और आपको वीडियो चाहिए, अपने संदेह बोलिएगा, हम एक सिंगल कमेंट का भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आपको समास अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको एग्जाम है उसमें 100% आप सही करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।